हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 147। इससे पहले इस कहानी के 146 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। ये सुनते ही निव्यांश आंखें फाड़े निर्भय को देखने लगता है और फिर तभी संकल्प भी हंसता हुआ बोलता है कि अरे भाई, हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। मम्मी ने कहा है कि जैसे ही कोई अच्छा मुहूर्त निकलेगा ना, तेरी शादी स्नो वाइट से कर देंगे और फिर तो तेरी ऐश है ना, हमेशा के लिए तू हमारी भाभी को हमारे घर ले आएगा। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होगा। अब जाकर निव्यांश के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। निव्यांश भी मिरर में तैयार होने लगता है और फिर संकल्प ने भी निर्भय की गर्दन पर अपना हाथ लपेटकर एक साइड लाते हुए कहा कि यार वहाँ तो निशी भी आएगी ना। और ये सुनते ही निर्भय के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई थी और दिल में थोड़ी सी बेचैनी भी। तो निर्भय बोलता है कि हाँ, तो मैं क्या करूं, आएगी तो आने दो ना। तो संकल्प बोलता है कि अरे उदास क्यों हो रहा है, तो मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था। संकल्प अभी इससे ज्यादा और कुछ बोलता तभी निव्यांश भी अपने बालों में हाथ मारता हुआ स्टाइल से बोलता है कि और हाँ यार, खैर से भी बोल दो ना कि धानी को भी वो वहाँ पर लेकर आ जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो संकल्प ने कहा कि ले तो आएगा, लेकिन वानर सेना को क्या कहेंगे कि ये कौन है, और तू तो जानता है ना कि वानर सेना को तो मना भी लेंगे मगर वानर सेना की बीवियों को बिल्कुल भी नहीं, बाल की खाल निकालेंगी वो सब की सब। तो निव्यांश ने भी कुछ सोचकर कहा कि मैं बोल दूंगा कि मेरे दोस्त की बहन है, फिलहाल तो तू धैर्य से कह दे कि वो धानी को लेकर वहाँ पर आ जाएगा। संकल्प भी निव्यांश की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, कह दूंगा, फिलहाल तो तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, समझा तू। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी आज बहुत ज्यादा खुश होकर तैयार हो रहा था। किट्टू नोटिस कर रही थी कि जब से रुद्र आज ऑफिस से घर आया है तब से ही उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट है और दिल में जैसे ना जाने कितने सालों का सुकून। ऐसी मुस्कुराहट जो कभी कभी ही रुद्र के चेहरे पर आती थी जब वो बहुत ज्यादा खुश होता था। तो किट्टू भी हाथ बांधे रुद्र को ही देखी जा रही थी और रुद्र ने भी फिर एक सिंपल सा कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। और रुद्र जो कुर्ता पैजामा बहुत ही कम पहना करता था, कभी भी नहीं पहनता था वो, लेकिन जब भी पहनता था तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। पूरी प्रताप फैमिली जानती थी कि रुद्र जब भी कुर्ता पैजामा पहनता है तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है, तब ही वो पहनता है, वरना तो वो हमेशा से ही 3 पीस सूट में ही रहता था। तो किट्टू भी आज रुद्र को ही देखकर थोड़ा सा हैरानी से बोलती है कि क्या बात है, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं, आज सच में कोई खुशी का दिन है क्या। तो रुद्र के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और फिर रुद्र किट्टू को देखकर बोलता है कि तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मैं आज इतना ज़्यादा खुश हूँ। तो किट्टू बोलती है कि हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, मगर यकीन नहीं आता है कि अपने समझाने में जाने के लिए आप इतने अच्छे से तैयार हो रहे हो। जब मुझे देखने के लिए आए थे तब तो आप 3 पीस सूट पहनकर ही आए थे ना, वो भी इतने गुस्से में कि जैसे किसी को खा जाएंगे, और पहले दिन ही मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था आपने। रुद्र ने फिर किट्टू की तरफ देखा और फिर किट्टू की आंखें हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी, क्योंकि उसे वो सब कुछ अचानक से याद आ गया था जब रुद्र ने उसके साथ जो कुछ भी किया था जब पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई थी। रुद्र ने भी अपनी आंखें कसकर बंद करी और बोलता है कि ये मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही झेलना पड़ेगा क्या। रुद्र भी किट्टू के पास आया और फिर उसने किट्टू की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए बहुत प्यार से बोलता है कि किट्टू, आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम देख भी रही हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मगर फिर भी ये आंसू क्यों, मैं पास्ट को बदल नहीं सकता हूँ। तो किट्टू भी रोते हुए बोलती है कि आपको पता है रुद्र, मुझे लगता था कि शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, लेकिन आपने तो मुझे उतना ही ज़्यादा परेशान किया था जितना कि बड़े पापा ने मुझे परेशान किया था, या फिर उससे कहीं ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि बड़े पापा से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, आपसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन आपने जी भर कर मुझे टॉर्चर किया था, जी भर कर परेशान किया था। रुद्र किट्टू को चुप कराते हुए बोलता है मन ही मन, हे भगवान कोई तो बचा ले मुझे आकर, ये तो रोज का हो गया है इसका, मैं कब तक इस लिटिल खरगोश को ऐसे समझाऊंगा, कब तक मैं इसे ऐसे ही झेलता रहूंगा। रुद्र ने भी किट्टू का चेहरा ऊपर किया और फिर उसकी आंखों को बारी बारी से चूम कर प्यार से बोलता है कि प्लीज किट्टू माफ कर दो ना आप मुझे, कितनी बार तो माफी मांग चुका हूँ मैं तुमसे अपने किए की। लेकिन किट्टू जो मुंह बनाकर ताना मारते हुए फिर से बोलती है कि बस बस रहने दीजिए, समझाने में चाह रहे हैं तो इतना
ज़्यादा बन ठन के जा रहे हो, लेकिन जब मुझसे शादी करने के लिए आए थे तब तो आप अपना मटका सा मुंह बनाकर आए थे, इतना ज़्यादा गुस्सा लेकर आए थे अपने फेस पर। किट्टू की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने किट्टू को और गुदगुदी करके हंसा दिया था। तो रुद्र बोलता है कि अच्छा प्लीज़ है, अब ना मूड खराब मत करो प्लीज़, अच्छे से तुम भी तैयार हो जाओ। तो किट्टू ने भी अपने आंसुओं को साफ किया और फिर रुद्र का चेहरा अपने हाथों में लेकर रुद्र के माथे को प्यार से चूमकर धीरे से बोलती है कि किसी को भी नजर न लगे आपकी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जब आप कुर्ता पैजामा पहनते हो ना तो सच कहती हूँ बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। कोई नहीं कहेगा कि जवान बेटी के पाप हो गए हो आप, इसमें दो राय नहीं है कि जब आप कुर्ता पैजामा पहनते हो ना तो सच कहती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हो आप। ये ऑफ वाइट कलर तो आप पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इस कलर में आप सबसे ज़्यादा अलग लगते हो। तो रुद्र के चेहरे पर ये बात सुनकर तो और भी ज़्यादा मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्र बोलता है कि अब मेरी तारीफ यही करती रहोगी या फिर चलोगी भी। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ चलिए ना, चलिए जल्दी चलते हैं। थोड़ी देर के बाद सब हॉल में आ गए थे। किट्टू ने भी सबको देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। सब ने ही आज व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, जबकि किट्टू, अवनी, नव्या और दिशा ने रेड और पिंक, ऑरेंज, पीच कलर की सुंदर सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी ने भी आज संकल्प को देखते हुए कहा कि जाओ जाकर दादा दादी को बुलाकर लेकर आओ, हम सब तैयार हो गए हैं ना तो उनको भी ले आओ और फिर सब लोग साथ में चलते हैं। तो संकल्प भी जल्दी से वहां से चला गया और फिर दादा दादी को बुलाकर हॉल में ले आता है। संकल्प ने अभी दादी का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से दादी की छड़ी पकड़ी हुई थी। दादी ने भी अब सबको देखते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि किसी के मातम में जा रहे हो क्या। और ये सुनते ही वानर सेना जो एक दूसरे को देखने लगती है, बंदरों की टुकड़ी भी अब अपने आप को देखने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर दादी ऐसे क्यों बोल रही हैं। सबने तो आज व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था, बस उनका लोवर थोड़ा सा डिफरेंट कलर का था। निव्यांश ने भी खुद को देखा और फिर उसने भी व्हाइट कलर का ही कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। सब जेंट्स आज एक जैसे ही कुर्ता पहने हुए थे, ऊपर से नेवी ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। चंद्रकला सोफे पर गुस्से से बैठ गई और फिर सबको देखकर गुस्से से बोलती हैं कि कुछ पूछा है मैंने, आज क्या किसी मातम में जा रहे हो क्या तुम सब? बोलो बताओ, मुझे जवाब दो। जो सब ने आज सफ़ेद कलर के रंग के कपड़े पहन के रखे, इतनी भी अकल नहीं है क्या? अरे इतना भी नहीं पता है कि शुभ काम में सफ़ेद और काला रंग का कपड़ा नहीं पहना जाता है? बिल्कुल पागल हो क्या सबके सब? इतना कहकर चंद्रकला ने अवनी की तरफ देखा तो अवनी भी अपने कंधे उचकाकर बोलती है कि दादी, मैंने तो नील से पहले ही मना किया था कि व्हाइट कलर के कपड़े मत पहनो, लेकिन कहने लगे कि आज रुद्र बहुत ज़्यादा खुश है और वो सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनेगा तो मैं भी वही कलर का पहनूंगा और हम सब उसी कलर के कपड़े पहनेंगे जैसा रुद्र पहनेगा। दादी ने फिर से दिशा की तरफ देखा तो दिशा बोलती है कि दादी, मेरी पसंद के कपड़े कहाँ पहनते हैं ये? आप तो अच्छे से जानती ही हो ना, ये मेरी कौन सी बात ही मानते हैं। तो दादी ने भी नव्या को देखा तो निहाल बोलता है कि हैंडसम लगता हो ना दादी, और ये कुर्ता पैजामा नव्या ने ही निकाल कर दिया था मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो दादी बोलती हैं कि देख रहे हो संजय के पिताजी, हम थोड़े से बूढ़े क्या हो गए हैं, इन्होंने तो अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है। सबके जो भी मन में आता है वो पहनकर मुंह उठाकर किसी के भी घर पर चले जाते हैं। एक बार ये नहीं सोचा है कि कितने शुभ काम के लिए जा रहे हैं सबके सब। अरे मैं तो कहती हूँ कि आज ही निव्यांश और नियति की मंगनी भी कर देंगे, लेकिन क्या करूँ इन सबको देखो, ये तो सब ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी की 13वीं हो 13वीं, वहाँ पर ये जा रहे हैं भोजन करने के लिए। इन सबको देखकर मेरा खून खौल रहा है। तो नील बोलता है कि अच्छा चंद्रकला गुस्सा मत हो ना प्लीज, हम अभी जाते हैं और दूसरा कपड़ा पहन के तैयार हो जाते हैं। इतना कहकर नील ने भी सबकी तरफ देखा और फिर सब वहां से जाने लगे। तो रुद्र भी वहां से जाने लगा, लेकिन नील ने भी रुद्र को रोकते हुए कहा कि तू रहने दे, तुझ पर ना व्हाइट कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तू इस कपड़े में सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है, तू व्हाइट कपड़ा पहनता है तो कुछ भी अशुभ नहीं होता है, समझा? तू यही रहेगा तो बहुत ज्यादा शुभ होगा अगर तू व्हाइट कपड़ा पहनेगा। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर भी उसने दादी की तरफ देखा तो दादी बोलती है कि हाँ हाँ तू रहने दे, तू यही कपड़ा पहन ले, आज तू खुश है ना, तभी तूने ये कुर्ता पैजामा पहना है ना, बाकी सब कपड़े बदल कर आओ, तुम यहीं पर रहोगे मेरे साथ। करीब 1 घंटे के बाद सभी जिया के घर पर आ चुके थे। तो जिया ने भी अब अपने घर के गार्डन में ही एक छोटी सी पार्टी को अरेंजमेंट किया हुआ था। रात थोड़ी सी हो गई थी, रात में पूरा गार्डन बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था। दक्ष ने भी खुद ही पूरी डेकोरेशन अच्छे से की थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बहनों की घर वापसी आ गई थी और दूसरी की उसकी बहनों की शादी के लिए उनका रिश्ता भी पक्का होने वाला था।
और इसी खुशी में ही दक्ष ने सारी डेकोरेशन खुद ही की थी और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन बंदरों की टुकड़ी वो सब तो मानने वालों में से थे ही नहीं, उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। तभी संकल्प ने भी डेकोरेशन को गौर से देखा और फिर दक्ष की तरफ देखते हुए कहा कि ये सब तूने किया है क्या? तो दक्ष ने भी बड़े ही खुश होकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी बिल्कुल। संकल्प बोलता है कि ये लड़ी यहाँ से टूटी क्यों है, और उस पेड़ पर तो तूने लड़ी लगाई ही नहीं है। इस पेड़ पर इतनी ज्यादा लड़ियां लगा दी हैं कि यहाँ पर आने जाने वाले लोग इस तार में उलझ कर गिर जाएंगे और उनके हाथ पैर टूट जाएंगे। यार दक्ष, तू ना किसी भी काम का नहीं है, लेकिन तूने थोड़ा सा काम अच्छा किया है, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं। तो दक्ष तो आंखें फाड़े बस संकल्प को ही देख रहा था और फिर अगले ही पल दक्ष ने गुस्से में संकल्प की गर्दन को पकड़ लिया और फिर उसे दबाते हुए बोलता है कि साले साले कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है तू आजकल। एक तो तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर ये सारा काम अकेले करा है, सारा काम मैंने खुद का अकेले किया है। ये नहीं हुआ कि आकर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, ऊपर से कमी निकाल रहा है तू। तेरी गर्दन आज दबा ही देता हूँ। संकल्प भी हंसते हुए बोलता है कि अबे छोड़ना छोड़ना यार, मजाक कर रहा हूँ, मार डालेगा क्या? सच में तूने बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया है, यकीन नहीं आता है कि तूने ही ये सारी डेकोरेशन किया है। बड़े पापा ने तो गार्डन में आते ही कहा था कि ये सब कुछ दक्ष ने किया होगा, लेकिन मुझे ही यकीन नहीं था। प्रताप फैमिली पहले आ गई थी और अब अंशिका और अंशिका के पापा रुद्र दोनों ही बेसब्री से सचदेवा फैमिली के आने का इंतजार कर रहे थे। तो अंशिका को आज अरमान को देखना था, इसीलिए वो बेसब्री से अरमान का इंतजार कर रही थी और रुद्र को तो रोहान को देखना था। दोनों ही गेट के पास में ही खड़े थे। रुद्र ने अंशिका को देखा और बोला कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो अंशिका? अंशिका भी कंधे उचकाकर बोलती है कि कुछ नहीं पापा, आप खड़े हैं ना, बस इसीलिए मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ आपको कंपनी देने के लिए। तो रुद्र भी अभी पागल नहीं था, दुनिया देखी थी उसने और फिर कहीं ना कहीं वो भी अच्छे से जानता था कि अंशिका अरमान को प्यार करती है और शायद उसी के लिए वो यहाँ पर खड़ी है। और उसने उस रात अरमान को भी अपने कमरे में आने दिया था और शायद यही वजह थी वो यहाँ पर खड़ी है, वरना अंशिका के कमरे में कोई भी आ जाए तो अंशिका तो लात मारकर उसका मुंह तोड़ देती है और पूरे घर में हल्ला मचा देती है। एक अरमान ही था जिसे अंशिका हाथ भी नहीं लगा पाई थी। रुद्र भी आज बेसब्री से रोहान का इंतजार कर रहा था, उसे देखने के लिए बेताब हो रहा था और कहीं ना कहीं उसे अंशिका पर भी हल्का फुल्का सा गुस्सा भी आ रहा था कि वो अरमान जैसे लड़के का इंतजार कर रही है और उस जैसे पागल लड़के से प्यार करने लगी है। मगर फिलहाल तो रुद्र की आंखें बस रोहान को ही देखना चाहती थी, उसको ही देखने के लिए परेशान थी। आखिरकार रुद्र का भी इंतजार खत्म हो गया था। तभी वहां पर दो गाड़ी आकर रुकती है। एक गाड़ी में से अरमान बाहर आता है तो शिखा और शोभित भी बाहर आ जाते हैं और दूसरी गाड़ी में से रोहान और निशी बाहर आते हैं। जहां पर रुद्र की नजरें अभी रोहान पर टिकी हुई थी तो वहीं अंशिका के चेहरे पर अरमान को देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। अंशिका को अरमान को देखकर एक बहुत बड़ा सा सुकून मिल गया था। तभी रुद्र भी धीरे धीरे से अब रोहान की तरफ बढ़ने लगा था। रुद्र को कुछ सुध ही नहीं था कि वो आज क्या कर रहा है। आज पहली बार वो रोहान को एक बाप की नज़र से देख रहा था, उस पर अपना हक जमाने के लिए। न जाने रुद्र ने रोहान को कितनी बार पहले भी देखा था मगर उस पर उसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं आता था। कितनी बार उसके दिल में रोहान को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी डेवलप हुई थी, लेकिन आज बात बिल्कुल अलग थी। आज रुद्र बिल्कुल कन्फर्म था कि रोहान उसी का ही बेटा है, उसका ही खून है। तो रुद्र को तो अब बिल्कुल सुध ही नहीं थी। शिखा भी अरमान, निशी और शोभित को लेकर वहीं पर थी। तो रुद्र भी गाड़ी के आगे बढ़ रहा था और फिर तभी शोभित ने रुद्र की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि रुद्र भैया, आप गेट पर ही खड़े रहेंगे क्या? शोभित की आवाज़ सुनकर रुद्र भी अपने सेंस में वापस आता है और फिर तब उसे महसूस हुआ कि वो अभी क्या करने वाला था। जाने अनजाने में ही सही, वो अभी इतना बड़ा राज सबके सामने खोलने वाला था। तो शोभित अभी अगर बोलता नहीं तो शायद रुद्र भी सीधा जाकर रोहान को अपने गले लगा लेता और फिर अपना सारा प्यार उस पर लुटा देता। रुद्र बोलता है कि हाँ बस ऐसे ही खड़ा था। इतना कहकर रुद्र और शोभित दोनों ही बातें करते हुए अंदर आ जाते हैं। तो रुद्र ने भी एक बार फिर से रोहान को पलट कर देखा तो रोहान भी रुद्र को ही देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं रोहान के दिल की धड़कनें भी अब बढ़ रही थी और उसके अंदर एक डर पैदा हो गया था कि कहीं उसके पापा को पता तो नहीं चल गया कि वो प्रताप खानदान का बेटा है, वो प्रताप फैमिली का ही बेटा है, उनका खुद का सगा बेटा है। कहीं रुद्र को ये पता तो नहीं चल गया कि मैं उनका ही बेटा हूँ। वो भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा
रहा था, लेकिन अगले ही पल रूहान ने अपनी फीलिंग्स को वहीं पर दबा लिया था और फिर निशी के साथ उसका हाथ पकड़कर अंदर आ जाता है। तो बाहर रह गए थे इस वक्त अंशिका और अरमान। अंशिका जो अभी अरमान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा उसके करीब जाती है और फिर उसके कोट के बटन को ठीक करते हुए प्यार से बोलती है कि यार अरमान, तुम कब तक पापा को पटाओगे। तो अरमान बोलता है कि यार तुम्हारा बाप कोई कमसिन कली नहीं है जिसे मैं आसानी से पटा लूं। रुद्र प्रताप सिंह है, रुद्र प्रताप सिंह, टाइम लगता है पटाने में उनको। तो अंशिका बोलती है कि तुम बस टाइम लगाते रहना। ओके, इतने में ही पापा मेरी सगाई किसी और से कर देंगे और फिर मैं किसी और के साथ शादी करके विदा हो जाऊंगी। अरमान ने भी अपना हाथ अंशिका की कमर पर डालकर उसे खुद से सटाते हुए उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा कि अच्छा ऐसे कैसे कर देंगे, मैं करने ही नहीं दूंगा, फैल जाऊंगा, मैं मंडप में आग लगा दूंगा। आग दिल जले मूवी देखी है ना तुमने, जैसे अजय देवगन सोनाली बेंद्रे की शादी नहीं होने देता है ना, उसके लिए वो कुछ भी कर देता है, ऐसे ही मैं भी तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, फिर मुझे चाहे जो भी करना पड़े। अरमान की बात सुनकर अंशिका को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी और वो बोलती है कि बस बस मेरे अजय देवगन, जितनी जल्दी हो सके ना पापा को मना लो और फिर हमेशा के लिए मुझे अपने घर लेकर चलो, मुझसे शादी कर लो, समझे तुम, बाकी मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो अरमान बोलता है कि जो हुकुम झांसी की रानी, चलो अब अंदर चलते हैं। अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अरमान अंशिका भी बातें करते हुए सीधा अंदर आ जाते हैं। अंदर जाके सब ने भी पार्टी एंजॉय कर दी थी। तो धैर्य भी अब धानी के साथ वहां पर आ गया था। इतनी बड़ी गैदरिंग में किसी का भी ध्यान अभी धानी पर नहीं गया था और फिर बंदरों की टुकड़ी तो चाहती भी नहीं थी कि कोई भी अब धानी के बारे में कुछ भी पूछे या किसी का भी ध्यान धानी पर जाए। सारे बड़े मिलकर आपस में बातें कर रहे थे और फिर फाइनली निव्यांश नियति रूहान रूही की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। पहले निव्यांश और नियति की शादी होनी थी और फिर उसके बाद रूहान और रूही की शादी होने वाली थी। दोनों की ही शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। दादी के कहने पर सगाई की रस्म आज ही करनी थी। तो निव्यांश भी आज अंगूठी लेकर वहां पर खड़ा था और नियति जो पिंक कलर के लहंगे में निव्यांश के सामने अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हुई थी। निव्यांश ने नियति को अपनी अंगूठी पहना दी और फिर नियति ने भी मुस्कुराते हुए निव्यांश को अंगूठी पहना दी थी। दोनों के ही चेहरे पर आज अलग ही मुस्कुराहट थी, दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। तो निव्यांश ने भी अभी आगे बढ़कर नियति के माथे को धीरे से चूम लिया और फिर ये देखकर अवनी को तो अपनी और नील की सगाई याद आ जाती है। दोनों ही अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। नील ने भी सगाई वाले दिन ऐसे ही अवनी के माथे को प्यार से चूमा था और ये सोचकर अवनी की पकड़ नील के हाथों पर कस गई थी और दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में खो चुके थे। नील ने एक बार फिर से अवनी के माथे को चूमकर प्यार से कहा कि क्या बात है, बड़ा ही अतीत याद आ रहा है आज तुम्हें। और ये सुनकर अवनी ने भी हल्का सा नील की बाजू पर मारकर कहा कि कुछ तो शर्म करो आप नील, अब तो बहू बेटे भी हो गए हैं हम दोनों के, अभी भी यही रोमांस चालू रहता है आपका। नील ने अपनी के कानों में शरारत भरे अंदाज में कहा कि तो चलो ना, बेटी दामाद के भी हो जाते हैं और फिर क्या ही बाकी रह गया है। तो अवनी ने भी हैरानी से देखा तो नील ने भी आंख मार कर कहा कि क्या बोलती हो, एक बेटी भी कर ले क्या। अब जाकर अवनी को समझ में आ गया था कि नील क्या कहना चाहता है उसे। अवनी भी अभी अपनी आंखें फाड़े हैरानी से बस नील को ही गुस्से से घूर रही थी। तो अवनी भी धीरे से बोलती है कि बस करो ना नील, कुछ तो शर्म करो आप। हे भगवान, जितनी ज़्यादा उम्र हो रही है आपकी, आप तो उतना ही ज़्यादा बेशरम होते जा रहे हो, कैसे संभालूंगी मैं आपको। तो नील के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर अवनी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। ऐसे ही रूही रूहान ने भी एक दूसरे को रिंग पहना दी थी। तो उन दोनों की भी सगाई फाइनली हो ही गई थी। रूहान ने भी अब रूही के गालों पर हल्का सा किस कर लिया था और फिर ये देखकर वहां पर खड़े बंदरों की टुकड़ी और अरमान निशी ने भी सब मिलकर एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया था। रूही की तो आंखें शर्म से झुक गई थी और एकदम से लाल हो गया था उसका फेस। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट भी आ गई थी, रूहान को पाने की मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर दिख रही थी। तभी रूहान ने भी रूही के गाल पर अपना हाथ लगाकर प्यार से कहा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो रूही ने भी अपनी नजर उठाई और फिर उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था, जो शायद खुशी की वजह से था। आज सच में रूही बहुत ज्यादा खुश थी। रूहान ने रूही की आंखों में भी आंसू देखे तो बिना किसी की परवाह किए उसे अपने गले लगा लिया और फिर रूही उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा बहने लगे थे। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में थे। सब ने अभी रूही को बहुत ज्यादा समझाया, तब जाकर रूही का रोना बंद हो गया था। लेकिन रूहान अच्छे से जानता था कि रूही अभी क्यों रो रही है, उसके अंदर अभी कौन सा डर है।
आखिरकार रूही ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, कभी भी वो इतने बड़े ख़ानदान की बहू बनेगी। और फिर आज उसकी ज़िंदगी में सच में खुशियाँ आ गई थी। आज सच में उसकी खुशियाँ उसकी बाहों में खड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद सब डिनर करने लगे थे, तो धैर्य भी अब धानी के साथ डिनर ही कर रहा था। और फिर तभी किट्टू ने भी धैर्य और धानी को एक साथ में देखा। तब जाकर किट्टू को अब धानी पर थोड़ा थोड़ा सा शक हो गया था कि आखिर ये लड़की कौन है जो धैर्य के बगल में बैठी हुई है। तो संकल्प अब किट्टू के बराबर से गुजर रहा था, तो किट्टू ने भी अब संकल्प की कलाई को पकड़ा और फिर उसे अपने पास हल्का सा खींचकर उसके कान में जाकर धीरे से पूछा कि ये धैर्य के साथ लड़की कौन है जो उसके साथ बैठकर खाना खा रही है। तो संकल्प जो कि अभी पापड़ खा रहा था, उसने एक नजर धानी की तरफ देखा और धैर्य की तरफ। फिर उसने किट्टू से बिना सोचे समझे ही बोला कि आपकी भाभी, और कौन? तो किट्टू की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। किट्टू ने भी संकल्प की बातों को थोड़ा सा मजाक में लेते हुए उसकी बाजू पर हल्का सा मार कर कहा कि क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने, बोलो। तो संकल्प ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसे समझ में आ गया कि उसने अभी फ्लो में जो कुछ भी कह दिया है एकदम से गलत कहा है। तो संकल्प भी जल्दी से अपनी बातों को ठीक कर बोलता है कि अरे ये निव्यांश के दोस्त की बहन है, अकेली थी ना तो हम इसको अपने साथ लेकर आ गए, सही किया ना हमने, बोलिए। तो किट्टू ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू वहाँ से चली गई। तो उसके जाते ही संकल्प ने भी अपने सीने पर हाथ रखा और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा कि यार भाई आज तो बच गया, किट्टू माँ थी तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी माँ होती तो पूछ पूछ कर बाल की खाल निकाल लेती। खैर छोड़ो, अभी तो धैर्य से बोलता हूँ और अभी वो धानी को लेकर यहाँ से निकल जाएगा तो कोई भी नहीं कोई भी सवाल करेगा। तो वहीं किट्टू भी अब सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी और फिर तभी किट्टू की खांसी एकदम से आ जाती है। तो रूहान जो कि किट्टू से थोड़ी सी ही दूरी पर खड़ा हुआ था, वो जल्दी से आया और फिर उसने किट्टू को पानी दे दिया। तो किट्टू ने भी जल्दी से रूहान के हाथों से पानी लिया और उसे पी लिया। रूहान का भी मन अब किट्टू को माँ कहने का कर रहा था, लेकिन वो अपने इमोशंस को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर लेता था। इसीलिए उसने किट्टू से पूछा कि आप बिल्कुल ठीक तो है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रूहान बोलता है कि आपको ऐसे फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, इसीलिए आपको खांसी हो गई है, मैं आपके लिए कुछ हेल्दी फूड लेकर आता हूँ। इतना कहकर रूहान वहाँ से चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद प्लेट में थोड़ी सी सैलेड, रायता, चावल और थोड़ी सी सब्जी लेकर आ जाता है। उसने भी थाली किट्टू के सामने रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि लीजिए लीजिए आप इसे खाइए, आपको खांसी नहीं आएगी, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। तो किट्टू ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रूहान का लाया हुआ खाना खाने लगती है। तो वहीं शिखा ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से देख रही थी। पता नहीं क्यों रूहान जब किट्टू के लिए खाना लेकर आया था तो शिखा के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा था कि वो इतनी ज़्यादा केयर किट्टू के साथ क्यों कर रहा है। उसे एक पल के लिए लगा कि उसका रूहान उससे दूर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद रूहान शिखा के पास जाता है तो शिखा ने भी रूहान की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखा। तो शिखा की आंखें अभी थोड़ा थोड़ा सा रोनी जैसी हो रही थी, जिसे रूहान भी समझ रहा था। रूहान ने शिखा की आंखों में देखते हुए कहा कि अरे माँ तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गई हो, तुम्हारी आंखों में इतनी नमी क्यों है? तो शिखा भी हल्के से गुस्से में रूहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि तूने किट्टू को खाना लाकर क्यों दिया, बोल। उनके घर में तो इतने सारे बच्चे हैं, उनके खुद के बच्चे भी हैं, वो भी तो कर सकते हैं ना, वो कर लेंगे अपने काम, तू क्यों लाया उनके लिए? ये सुनकर रूहान का दिमाग तो एकदम से घूम गया था। रूहान ने शिखा को थोड़ा सा समझाते हुए प्यार से कहा कि अरे ये क्या कह रही हो माँ, आप कब से ऐसी बातें करने लगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप तो बस उन्हें खांसी आने लगी थी ना तो मैंने उन्हें पानी दे दिया और बाद में उनके लिए थोड़ा सा खाना लेकर आ गया। अच्छा आप गुस्सा मत होइए, मैं आपके लिए भी अच्छे से खाना लेकर आता हूँ, तब तो खुश हो ना आप। तो रूहान अभी जैसे ही वहाँ से जाने को हुआ तो शिखा ने भी रूहान की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ पलट कर कहा कि देखो रूहान, तुम मुझसे 10 साल तक बात नहीं करते थे, तब भी मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा था जितना कि आज लग रहा है। आज तुम जब किट्टू की सेवा कर रहे थे ना तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम क्यों करते हो ऐसा, बोलो क्यों तुमने उनको खाना लाकर दिया, उनके घर में है ना उनके सारे इतने सारे बच्चे। तो रूहान जो अपनी माँ को समझाते हुए बहुत ही प्यार से उनको दिलासा देता हुआ बोलता है कि अच्छा तो ये सब मैं आगे से कभी भी नहीं करूँगा माँ, आप तो खुश हो ना। इतना कहकर रूहान ने शिखा को अपने गले लगा लिया था, लेकिन रूहान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। रूहान बोलता है कि हे भगवान, ये बात कभी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं प्रताप फैमिली का बेटा हूँ, वरना मैं तो दोनों माँ के बीच में पिस कर रह जाऊँगा, मेरी दोनों ही माँ मुझे खुद ही खा जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँ, बचा ले मुझे भगवान। ना तो मैं शिखा माँ को परेशान देख सकता हूँ और ना ही मैं अपनी किट्टू माँ को परेशान देख सकता हूँ, और जब सच बाहर आ जाएगा ना
तो दोनों ही मेरे लिए लड़ेंगी, दोनों ही मुझे अपनी अपनी तरफ घसीटेंगी और मैं वो सब कुछ नहीं देख पाऊंगा। भगवान वही करना जो बिल्कुल सही होगा। सब अभी बाहर गार्डन में आ चुके थे और फिर निव्यांश और नियति जो अंदर किचन में ही थे। नियति किचन में कुछ लेने के लिए गई थी और निव्यांश जो पीछे पीछे उसके आ जाता है उसके साथ थोड़ी सी शरारत करने के लिए। निव्यांश बोलता है, मैंने कहा था ना कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारी शादी करवा देगी। देखो आज हमारी सगाई भी हो गई है, हमारी शादी के लिए हमारी पूरी फैमिली मान गई ना, कुछ दिनों के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी नियति। तो नियति ने भी पलट कर अभी निव्यांश को देखा और फिर उसे अपने गले लगाकर कहा कि एक बात कहूँ आपसे निव्यांश जी, सब कुछ सपना सा लग रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आंखें खुलेंगी तो शायद मेरा सपना टूट जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली मुझे मिल जाएगी, मुझे मेरे माँ बाप मिल जाएंगे और माँ बाप के साथ साथ एक ऐसा हमसफ़र भी मिल जाएगा जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता होगा, जो मेरी इतनी ज़्यादा केयर करता होगा, जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। तो निव्यांश भी नियति की तरफ देखकर बोलता है कि सपना नहीं है, हकीकत है हकीकत, और बहुत ही जल्द तुम हमेशा के लिए प्रताप हाउस हो जाओगी मेरी बनकर और हम दोनों हमेशा के लिए साथ में होंगे। लेकिन जब तक प्रताप हाउस नहीं आती हो ना, तब तक मेरे दिन कैसे कटेंगे ये तो मैं ही जानता हूँ, मेरी रातें कैसे कटेंगी। सोच रहा हूँ कि रोज तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाऊँ। और ये सुनते ही नियति निव्यांश से थोड़ा सा दूर हुई और फिर उसकी आंखों में देखकर हैरानी से बोलती है कि पागल हो गए हो क्या आप निव्यांश जी? क्या सोचेंगे, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम दोनों कितना ज़्यादा बेशरम है, अभी से ही मिलना जुलना चालू कर दिया है। तो निव्यांश बोलता है कि यही कि उनका बेटा खुलकर जीने लगा है, खुलकर अपनी बातें बोलने लगा है। वरना सच कहूँ तो जब तुम नहीं मिली थी ना मेरी ज़िंदगी में, तब ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा भारी सी नज़र आती थी मुझे, और अब लगता है कि जैसे मैं खुलकर जी रहा हूँ, वो भी तुम्हारे साथ, हर लम्हा तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इतना कहकर निव्यांश धीरे धीरे नियति के होठों की तरफ झुक गया और फिर अगले ही पल उन दोनों के बीच में एक मीठी सी किस हो जाती है। निव्यांश ने अभी नियति को जोर से किस कर लिया था। बाहर नील और रुद्र एक साथ बैठे हुए थे। तो रुद्र तो अभी बार बार रूहान को ही देखता और फिर नील जो रुद्र को देख रहा था। नील मन ही मन बोलता है कि यार मन नहीं भरा है क्या रूहान को देखकर तेरा, जो तू इसे ऐसे घूर रहा है। तो रुद्र के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बोलता है कि नहीं यार, नहीं भरा है मेरा मन उसे देखकर। अच्छा ये देखकर बता रूहान मुझ पर गया है या फिर किट्टू पर गया है, तू ना थोड़ा सा गौर से देख उसे। तो नील भी अब रुद्र के कहने पर रूहान को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा और फिर बोलता है कि यार ये तो ना तुझ पर गया है और ना ही ये किट्टू पर गया है, आई थिंक ये अपने बड़े पापा पर गया है, मतलब मुझ पर गया है। नील प्रताप सिंह जैसा है हमारा रूहान। ये सुनते ही रुद्र के चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर रुद्र बोलता है कि कोई नहीं ठीक से बताना मुझे, मुझ पर ही क्या है या फिर किट्टू पर क्या है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये बिल्कुल मुझ पर ही क्या है, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। तो नील भी अब रुद्र की तरफ देखते हुए बोलता है कि देख तू ध्यान से देख, पहले ये अपने बड़े पापा पर गया है, समझा तू, ये मुझ पर क्या है। अगर यकीन नहीं आता है तो जाकर चंद्रकला से पूछ ले, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। तो रुद्र बोलता है कि अच्छा बच्चा मेरा है मगर गया तुझ पर है, कैसे चला गया तुझ पर। तो नील बोलता है कि अरे बड़े पापा पर चले जाते हैं बच्चे, तुझे क्या पता है, देख ध्यान से देख, उसकी हाइट हेल्थ सब कुछ मुझ जैसा ही है, बिल्कुल मेरे जैसा ही मैच करता है उसका हर एक पर्सनैलिटी। रुद्र बोलता है कि बच्चा मेरा है, तुझ पर कैसे चला गया वो। तो नील बोलता है कि अरे बड़े पापा पर चले जाते हैं, तुझे ना बिल्कुल अकल नहीं है, तुझे क्या पता है, ध्यान से देख, उसकी हाइट हेल्थ सब कुछ मुझसे ही मैच करता है, सब कुछ मेरे ऊपर ही क्या है। तो रुद्र भी अब नील को दांते पीसते हुए देखकर बोलता है कि देख नील, ज़्यादा बातें मत बना तू, समझा तू, मेरा बेटा मुझ पर ही क्या है, बिल्कुल रूहान मेरे जैसा ही है। तो नील ने भी कहा कि हाँ गर्दन से नीचे बिल्कुल तुम पर ही क्या है, लेकिन गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो मुझ पर क्या है, समझा तू। देखो जरा उसकी आंखें और मेरी आंखें बिल्कुल एक जैसी लगती है कि नहीं, देख बिल्कुल सेम कलर है हम दोनों की आंखों का, और उसका हेयर स्टाइल वो भी मेरे जैसा ही है, कद काठी भी मेरी जैसी ही है। तो रुद्र को अब धीरे धीरे से गुस्सा आ रहा था नील की बातों पर। उसे तो बस रूहान को अपना ही बनाना था, वो बस एक बार नील से ये सुनना चाहता था कि हाँ रूहान बिल्कुल उस पर ही गया है। लेकिन नील ने जानबूझकर ऐसा ही कहा था कि ताकि वो रुद्र को थोड़ा सा परेशान कर ले और उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर ले। आखिरकार रुद्र भी मुंह बनाकर बैठ गया था, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, जैसे कोई छोटा सा बच्चा मुंह बनाकर बैठता है, रुद्र भी वैसे ही बैठा था। और नील जो अपनी आइसक्रीम खाता हुआ बहुत ही मुस्कुराते हुए रुद्र को देख रहा था और उसे चिढ़ा रहा था और भी बड़े प्यार से बोलता है कि रुद्र तू ना बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे बचपन में लगता था ना, वैसे ही लगता है तू। रुद्र ने भी कुछ नहीं कहा तो चुपचाप से अपना मोबाइल उठाया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही दादी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर दादी जो भी नील और रुद्र
रुद्र को देख रही थी, उन दोनों को देखकर न जाने क्यों उनका दिल आज बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। आज प्रताप फैमिली और सचादेवा फैमिली दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी। तो दोस्तों इसी के साथ पार्टी खत्म होती है। इधर प्रताप हाउस में सब वापस आ गए थे, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि आज नियति और निव्यांश की फाइनली सगाई हो ही गई थी और फिर आने वाले कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। हमेशा की तरह अब दोनों ही साथ में रहने वाले थे। तो रुद्र और नील अभी दोनों ही गार्डन में बैठे हुए थे। नील ने भी बियर की सिप लेकर बहुत ही प्यार से कहा कि अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था तेरे साथ, तुझे बस थोड़ा सा परेशान कर रहा था। रूहान तो बिल्कुल तुझ पर गया है, तेरे जैसा ही है, तू तो बस बुरा ही मान के बैठ गया है मुझसे नाराज होकर। तो रुद्र ने भी नील के हाथ से बियर की बोतल ले ली और फिर एक सिप लेकर बोलता है कि तेरी बातों को अब बुरा नहीं लगता है मुझे। अगर घर में सबसे ज्यादा दिल की बात किसी से भी कहता हूँ ना तो वो है तू ही है जिसे मैं सब कुछ बताता हूँ, समझा तू। किट्टू को भी अपने दिल की बात इतना नहीं बताता हूँ जितना कि मैं तेरे सामने अपने दिल की पोल पट्टी को खोल कर रख देता हूँ, समझा तू। मगर तू है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है। तू ना अब बहुत ज्यादा शरारती हो गया, बहुत ज्यादा शरारत करने लगा है तू, हमेशा तू मुझे ना बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो नील ने भी अब रुद्र की तरफ देखा और फिर हंसकर कहा कि अरे यार, बुढ़ापा आ गया है ना, बुढ़ापे में शरारत नहीं आती है मुझे, बुढ़ापे में तो सठियाया जाता है। सठियाया तो मैं क्या सठिया गया हूँ क्या? इतना कहकर नील ने रुद्र के हाथ से बियर की बोतल ले ली और फिर उसमें से एक सिप ले ली। तो रुद्र भी एक स्माइल के साथ नील को देखकर बोलता है कि नील, एक बात बताऊं तुझे, आज मैं सच में यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश। जानता हूँ अपने बेटे को अपने पास नहीं रख सकता हूँ, मैं अपने बेटे को गले भी नहीं लगा सकता हूँ, उसे बता भी नहीं सकता हूँ कि वो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि दिल पर एक बहुत बड़ा सा बोझ था जो शायद अब उतर गया है। बस एक बार अजीत अंकल ठीक हो जाए और फिर उसके बाद उनसे साफ साफ बात कर लूँगा मैं। इस बार नील ने थोड़ा सा सीरियस होकर रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि क्या साफ साफ बात करेगा तू उनसे? बोल, बता मुझे क्या बात करना चाहता है तू अजीत अंकल से। रुद्र अभी नील की बात को समझ रहा था और इतने में ही नील फिर से थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तूने अपने दिल की बात तो बोल दी है, लेकिन ये सोचा है कि रूहान हमारे साथ रहने के लिए तैयार होगा या फिर नहीं, कभी वो इस सच को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो रूहान तो बचपन से ही सचादेवा हाउस में रहा है, वो बचपन से ही उसी को ही अपनी फैमिली मानता है, निशी को अपनी बहन मानता है, शिखा को अपनी माँ मानता है और अरमान को अपना भाई मानता है और शोभित को अपना पिता। और एक लड़के के लिए अपना पूरा परिवार छोड़कर ऐसे किसी दूसरी फैमिली में आकर रहना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो समझ क्यों नहीं रहा है, वो भी ऐसा परिवार जो उस पर जान छिड़कता हो, जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। देख, तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि ये बात तो शोभित भी अच्छे से जानता था कि रूहान उसका बेटा नहीं है, लेकिन तूने देखा ना शोभित रूहान को कैसे सीने से लगाए घूमता रहता है, कितना ज़्यादा प्यार करता है वो रूहान से, उसे अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करता है। और शिखा, जब उसे पता चलेगा कि जिस बच्चे को वो 25 साल से अपना बेटा समझ रही थी वो तो शिखा का बेटा है ही नहीं, उसने कभी भी अरमान और रूहान में कोई भी फर्क नहीं किया है, तब शिखा पर क्या बीतेगी, कैसे जिएगी वो कभी भी रूहान को हमें नहीं देगी यार, तू समझने की कोशिश करे। तो रुद्र भी अब थोड़ा सा उदास हो गया था। तो रुद्र बोलता है कि तो क्या करूं मैं, ये बात यहीं पर ख़त्म कर दूं क्या कि रूहान पर मेरा हक नहीं है? क्या किट्टू को ये जानने का कोई हक नहीं है कि उसका बेटा जिंदा है? वो हमारी आंखों के सामने ही है, तू बता क्या सही है और क्या गलत, मैं वही कर दूंगा। तो नील बोलता है कि सही गलत का तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि रूहान इन सब में पीस कर रह जाएगा, वो अपनी जिंदगी भूल जाएगा। तू तो मर्द है ना, एक बार तो अपनी फीलिंग्स को दबा भी लेगा, लेकिन किट्टू का क्या? जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा तो मरा ही नहीं था, वो आज भी जिंदा है, उसका बेटा उसकी आंखों के सामने है और कोई नहीं तो रूहान ही उसका बेटा है, वो खुद को कैसे संभालेगी, कैसे इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि वो रूहान को अपने पास नहीं ला पाएगी, कैसे रहेगी वो रूहान के बिना? रुद्र ने भी बियर की एक बोतल छीनी और फिर उसे पूरी गटक कर बोलता है कि तू क्या करे अब तू ही बता, मैं नहीं रह सकता अपने बेटे के बिना। तो नील ने कहा कि फिलहाल तो बच्चों की शादी हो जाने देते हैं हम, उसके बाद ही देखते हैं कि क्या होता है और फिर हम धीरे से कोई मौका देखेंगे तो हर चीज़ को हैंडल करेंगे, लेकिन अभी चुप रहने से ही फायदा होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी से पहले कोई भी सीन क्रिएट हो जाए और फिर सारी चीजें नौटंकी में बदल जाए। रुद्र ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए नील की तरफ देखा और फिर दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। तो इधर इस वक्त राठौड़ हाउस में धैर्य धानी को लेकर घर आ गया था। धानी के चेहरे पर एक आज अलग ही मुस्कुराहट थी और सच में उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे वो इतनी बड़ी
बड़ी फैमिली को देखकर कितने ज़्यादा खुश हो रही हो। आज सच में धानी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। धानी मुस्कुरा रही थी और अपने मोबाइल को देखे जा रही थी और धैर्य, जिसका ध्यान अभी पूरी तरह से धानी पर ही टिका हुआ था, वो बहुत ही प्यार से धानी को ही घूर घूर कर देख रहा था। धैर्य से भी अब रहा नहीं गया और फिर धैर्य एकदम से बोलता है कि क्या बात है चुईया, आज तो तुम सच में बहुत ज़्यादा खुश हो, कोई खास बात है क्या? तो धानी हंसकर बोलती है कि हाँ हाँ, जहाँ आप मुझे लेकर गए थे ना, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग थे। धैर्य सोफे के दूसरे साइड आकर बैठता हुआ बोलता है कि अच्छा, क्या अच्छा लगा तुम्हें वहाँ पर, बताओ। तो धानी बोलती है कि वो सब लोग जो आपकी फैमिली में थे ना, वो सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो धैर्य बोलता है कि हाँ हाँ, वो सब लोग तो मेरी फैमिली ही थी ना, तो अच्छी तो होगी ही। तो धानी बोलती है कि आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा बड़ी है ना, कितनी अच्छी फैमिली है आपकी, और सब कितने ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, कितने प्यारे लोग हैं आप, और आप लोग कितना ज़्यादा अमीर भी हो। सबने कितने अच्छे अच्छे और महंगे महंगे से कपड़े पहने थे। मुझे तो सबको देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। और वो जो औरत थी ना, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रही थी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट कर रही थी और मुझे अपने साथ ले जाने की बात भी कर रही थी। और ये सुनते ही धैर्य की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। धैर्य एकदम से चौकस होकर बोलता है कि तुमने वहाँ पर किसी को कोई जवाब तो नहीं दिया, तुमने यहाँ की कोई भी बात वहाँ किसी को बताई तो नहीं? तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, नियति दीदी ने कहा था कि कोई भी मुझसे अगर कुछ भी पूछेगा तो मैं ये कह दूंगी कि मैं निव्यांश भैया की दोस्त की बहन हूँ। और फिर मैंने सबको यही बोला था, जिसने भी मुझसे कुछ भी पूछा था ना, तो मैंने यही बोल दिया था। और ये सुनते ही धैर्य ने एक राहत की सांस ले ली और फिर उसके दिल की धड़कनें जो बढ़ गई थी वो अब शांत हो गई थी। धैर्य खुद में ही बड़बड़ाया कि चलो, चुईया ने कुछ काम तो ढंग का किया, किसी को बताया तो नहीं, वरना देशा दी और किटू दी तो मुझे मार मार कर ही भरता बना देती, मेरी जान ही खा लेती दोनों की दोनों, और फिर मेरा क्या हाल करती ये तो भगवान ही जाने। तो धैर्य ने भी फिर से धानी से पूछा कि अच्छा, और क्या अच्छा लगा तुम्हें वहाँ पर चुईया? तो धानी धीरे से बोलती है कि बहुत अच्छे थे सब, कितने प्यार से बातें कर रहे थे, मुझे तो सभी कुछ अच्छा लग रहा था। और फिर आपकी जो दो बहनें थी ना, जिसने लेवेंडर कलर का सूट पहना हुआ था, अंशिका, अंशिका दीदी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और वो कितने मुझसे प्यार से बातें भी कर रही थी। उनका नेचर ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब मुझे खांसी आ रही थी ना, तो उन्होंने मुझे पानी लाकर भी दिया था और मुझसे दोस्ती भी करी है उन्होंने। सच में आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देखना अगले जन्म में भगवान मेरी भी इतनी ही अच्छी सी फैमिली देगा, मुझे भी मेरे मम्मी पापा देंगे और मेरे भाई बहन होंगे, सब मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, और मैं भी आपकी फैमिली जितना ही प्यार करूंगी अपनी फैमिली से, और हमेशा उनके साथ खुश रहूंगी। अनाथ आश्रम में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था। ये कहते हुए धानी की आंखें एकदम से नम हो गई थी और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। धानी का गला भी भर आया था। धानी भी धैर्य के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी से उठकर वहां से जाने लगी थी, क्योंकि उसे अभी धैर्य के गुस्से से डर लग रहा था। उसने धैर्य को क्रॉस ही किया था कि तभी धैर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया था। धैर्य ने हल्का सा धानी को हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर धानी जो धैर्य के सामने घुटनों के बल आकर बैठ जाती है। धैर्य ने अगले ही पल अपने दोनों हाथ धानी की कमर पर कस दिए थे और फिर धानी का रोना जो एकदम से निकल गया था। धानी ने भी अब धैर्य को कसकर अपने गले लगा लिया था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे से गले लगे हुए बैठे हुए थे। तभी धैर्य जो सोफे पर बैठा हुआ था और धानी जो अभी कालीन पर नीचे बैठी हुई थी, धैर्य को थोड़ा सा झुकना पड़ रहा था, लेकिन उसने अपने चौड़े से सीने पर धानी को आराम से संभाल लिया था। धानी का रोना भी बढ़ता जा रहा था। उसको वो सारी चीजें याद आ रही थी जो अनाथ आश्रम में उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। धैर्य अच्छे से जानता था कि धानी इस वक्त क्यों रो रही है और उसे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। वो पहली बार इतनी अच्छी फैमिली से मिली थी, पहली बार उसने देखा था कि फैमिली कैसी होती है। और फिर प्रताप फैमिली तो बिल्कुल कमाल की ही थी, उनका तो जैसे कोई जवाब ही नहीं था। संस्कारों में, प्यार में, खुशियों में सबसे नंबर 1 पे थी। इतनी कमाल की फैमिली, हर रीडर्स को फैमिली में जानना चाहता था कि आखिर धानी तो उस फैमिली का भी अब फैन हो गई थी और फिर इसीलिए उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया था। उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी जिसे सोचकर वो रो रही थी। धैर्य ने अपना एक हाथ धानी के सिर पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से धानी की कमर को हल्का हल्का सा रब करते रहता है। तो धानी भी रोते हुए हल्की आवाज़ में बोलती है कि मेरी कोई फैमिली क्यों नहीं है, मेरे पास कोई फैमिली क्यों नहीं है धैर्यजीत, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया अनाथ आश्रम में? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते थे या फिर मुझे वो पैदा ही नहीं करना चाहते थे? आपकी फैमिली तो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, आपका कितना ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। मेरी फैमिली मुझसे इतना नफरत क्यों करती थी जो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़कर चली गई? कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उनकी बेटी जिंदा है या फिर नहीं है।
अनाथ आश्रम में सब डांटते थे मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। थोड़ा सा लेट हो जाता था ना तो खाना भी नहीं मिलता था मुझे। हर वक्त बस सबकी बातें सुनना पड़ता था, हर वक्त काम करना पड़ता था। लेट होने पर बहुत ज़्यादा मारते भी थे, मैंने बहुत ज़्यादा मार खाई है वहाँ पर। ये कहते कहते धानी और भी ज़्यादा रोने लगती है। धैर्य अभी धानी के दुख को अच्छे से समझ रहा था। धैर्य तो अभी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, परिवार भी उसके पास बहुत अच्छा था। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनके पास उनकी फैमिली नहीं होती है, जिनके पास उनके माँ बाप नहीं होते हैं। उनकी परवरिश कैसे होती है, उन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी को काटना पड़ता है। धानी को देखकर वो आज बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था। उसका दिल सच में बहुत ज़्यादा उदास था। धैर्य धानी को शांत करवाते हुए बोलता है कि अच्छा अब शांत हो जाओ ना तुम, देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इतना नहीं रोते हैं प्लीज़, मत रोना। कल कॉलेज भी जाना है तुम्हें। कॉलेज क्या जाओगी तो सूजी हुई आंखों से जाओगी क्या, बोलो। ये सुनते ही धानी अब थोड़ा सा धैर्य से दूर हो जाती है। तो धैर्य ने भी धानी की तरफ देखा तो धानी ने भी फिर से रो रो कर अपनी पूरी खूबसूरती बिगाड़ ली थी। और फिर धानी ने भी हल्के से गुस्से में धैर्य की तरफ देखा और थोड़ी सी तेज आवाज में कहा कि क्या कहा आपने, मैं हूँ ना, आप भी तो ना मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो, इतना ज़्यादा चिल्लाते हो आप मुझसे। जब से शादी की थी आपने कितना ज़्यादा गुस्सा किया था आपने मुझे। मैंने क्या आपसे ज़बरदस्ती शादी की थी क्या, बल्कि अनाथ आश्रम वाले मेरी शादी उस इतने बड़े से आदमी से करने वाले थे जिसको ना मैंने कभी देखा था और ना ही मैं इससे शादी करना चाहती थी। धैर्य को भी रियलाइज हुआ कि उस दिन थानी की सच में कोई भी गलती नहीं थी। उसकी शादी तो जबरदस्ती उस काले आदमी से की जा रही थी, मगर फिर भी उसने सारा का सारा गुस्सा धानी और निव्यांश पर ही निकाल दिया था। धैर्य को अब खुद में ही गिल्ट फील हो रहा था। धैर्य ने भी धानी को फिर से अपने गले लगाकर कहा कि अच्छा प्लीज़ चूहिया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा तुमसे। तुम तो बहुत ही अच्छी हो, बहुत अच्छी लड़की हो। धानी भी अब सुबकती हुई रोते हुए फिर से बोलती है कि मुझे सोना है अब, हटिए छोड़ दीजिए मुझे। तो धैर्य ने भी सोफे की सीट पर अपना हाथ रखकर इशारा करते हुए कहा कि चलो यहीं पर सो जाओ। तो धानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं। तो धानी बोलती है कि बेडरूम में जाकर सोऊंगी, वहाँ पर आराम से बेड पर। तो धैर्य बोलता है कि अच्छा सो जाओ ना प्लीज़। तो धानी भी सोफे पर जाकर लेट जाती है और फिर धैर्य ने धानी का सिर अपनी थाई पर रख लिया था और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा था। करीब 10 मिनट के बाद धानी भी आराम से धैर्य के थाई पर सिर रखकर सो गई थी। तो धैर्य ने भी धानी को सोफे से अपनी गोद में उठा लिया और फिर बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है उसे वहां पर लेटाने के लिए। तो धैर्य ने भी अब धानी को आराम से बेड पर लेटाया और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तो धैर्य ने भी अब धानी के चेहरे को बहुत ही गौर से देखा, जो रोने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा सूज गया था और आज धैर्य को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। आज सच में धैर्य को अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो धानी के दुख को अच्छे से समझ रहा था। धैर्य ने बारी बारी से धानी की दोनों आंखों को हल्के से चूम लिया और फिर उसके माथे को भी चूमकर बहुत ही प्यार से कहा कि तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो और फिर मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली हो जाएगी और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। मेरी फैमिली भी अब तुम्हें अपना ज़रूर बना लेगी। इतना कहकर धैर्य बाहर की तरफ आ गया और फिर धैर्य ने ये बात पता नहीं क्या सोच कर कह दी थी। उसका भी दिमाग में अभी ये ख्याल नहीं आया था, लेकिन इसका तो सीधा सीधा यही मतलब निकल रहा था कि धैर्य फ्यूचर में धानी को एक्सेप्ट करने वाला है और फिर फ्यूचर में उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारेगा, या फिर एक्सेप्ट कर चुका हो वो जो उसे अभी वो मान ना रहा हो, लेकिन अभी रिश्ते का कोई भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। इधर दूसरी तरफ दक्ष जो सुबह सुबह दिया के घर के बाहर बाइक पर बैठा हुआ था और उसके घर की तरफ ही देख रहा था। दक्ष का कॉलेज खत्म हो गया था, लेकिन दिया अभी भी कॉलेज में ही पढ़ती थी। दक्ष का जब मन करता था वो कॉलेज में जाकर दिया को देख लेता था और उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन दिया कभी भी दक्ष से बात नहीं करती थी। दक्ष के एक दोस्त ने बताया था कि दिया कितने ही दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी और फिर यही खास वजह था, इसीलिए दक्ष को आज दिया की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी और फिर वो जल्दी से सुबह सुबह ही दिया के घर के बाहर आ गया था, ये जानने के लिए कि आखिर दिया के घर में चल क्या रहा है, वो कॉलेज में क्यों नहीं जा रही। लेकिन दिया से मिलना इतना भी आसान नहीं था जितना कि वो समझ रहा था। आखिर उसके घर में उसके पापा जो रहते थे, जो कभी भी दिया को घर के छोटे से गार्डन में भी दिया के पापा ही बाहर आते थे, वो कभी भी बाहर नहीं आने देते थे। दिया के पापा के हाथ में एक अखबार था, जो अभी अखबार को लेकर एक चेयर पर गार्डन में बैठे हुए थे और अखबार पढ़ने लगे थे। तो दक्ष अभी कैसे भी करके दिया को देखना चाहता था, लेकिन वो अच्छे से ये जानता था कि सामने से वो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पापा दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो दिया का घर भी अब इतना बड़ा नहीं था कि आगे पीछे खिड़की हो और वो खिड़की से अंदर चला जाए। दक्ष ने भी दिया कि हर एक फ्रेंड को कॉल करके हेल्प करने के लिए पूछ लिया था, लेकिन सब ने ही ये जवाब दे दिया था कि दिया के पापा
पापा के सामने वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पापा सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो किसी को भी अपने घर में आने नहीं देते हैं। अब दक्ष सोच रहा था कि वो दिया के घर के अंदर कैसे जाए और कैसे वो दिया से मुलाकात करे। दक्ष अभी सोच ही रहा था कि वो दिया को देखने उसके घर के अंदर कैसे जाएगा, और फिर तभी उसके सामने से प्रताप हाउस की गाड़ी आकर रुकती है। तो वहाँ प्रताप हाउस की गाड़ी देखकर दक्ष की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। गाड़ी के अंदर से संकल्प और निर्भय भी बाहर आते हैं। तो दक्ष ने अभी उन दोनों को देखकर जल्दी से अपना चेहरा पलट लिया और फिर दूसरी साइड कर लिया, लेकिन तभी संकल्प ने भी एकदम से बोला कि दक्ष तू यहाँ पर क्या कर रहा है। अब तो दक्ष ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। तभी दक्ष ने भी अपने और दिया के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता था। उसने आज तक कभी भी दिया के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अब संकल्प तो बाल की खाल निकालेगा। उसे बिना पूछे बिना जाने यहाँ से वो जा ही नहीं सकता है। एक संकल्प ही था जो सामने वाले को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके उसके दिल की हालत को भी बता देता था। तो आज तो दक्ष का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। संकल्प ने भी गाड़ी का गेट जल्दी से बंद किया और फिर दक्ष की बाइक की तरफ आ गया। दक्ष जो इधर उधर घूमकर संकल्प से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगता है। तो संकल्प ने फिर से दक्ष की तरफ देखते हुए कहा कि अरे मुंह क्यों छुपा रहा है तू, तेरी बाइक तो पहचान ली है मैंने, अब तू क्या मुंह छुपा क्यों रहा है मुझसे। मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा, समझा, तू जल्दी से अपना फेस दिखा। तो दक्ष ने भी अब संकल्प की बात सुनकर संकल्प की तरफ देखा। तब तक निर्भय भी गाड़ी को लॉक करके आ गया था। तो निर्भय बोलता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे मजनू, तुझे भी कोई काम आ गया है क्या। तो दक्ष ने कहा कि यार बस ऐसे ही घूमने के लिए आया था, बस यहीं पर रुक गया और कुछ भी नहीं। तो संकल्प ने कहा कि अच्छा ये घूमने की कोई जगह है क्या, सच्ची सच्ची बोल कि तेरा कोई चक्कर चल रहा है क्या, या फिर तू यहाँ पर किसी लड़की से मिलने के लिए आया था, क्या यहीं पर वो लड़की रहती है क्या, बता मुझे बता मुझे। तो दक्ष बोलता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चलता हूँ, तू भी जा अपने ऑफिस। इतना कहकर दक्ष जल्दी से बाइक पर बैठ गया और फिर तभी संकल्प ने बाइक में लगी चाबी को जल्दी से निकाल लिया। और फिर संकल्प दक्ष की तरफ देखकर बोलता है कि सच सच बता देगा तो हम तेरी हेल्प कर देंगे, और फिर अगर तू जरा सा भी झूठ बोलेगा ना तो सच कहता हूँ तुझे तब तक परेशान करेंगे जब तक तू खुद ही आकर हमें सच नहीं बता देता है। तो इसीलिए शराफत यही है कि तू अभी हमें सच सच बता दे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ है कि तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक सच बताने का और दूसरा सच बताने का, समझा तू, तो जल्दी से बता कि क्या सच है। तो दक्ष अभी बताना तो नहीं चाहता था उन दोनों को, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि संकल्प बिना पूछे रहेगा भी नहीं और बिना पूछे उसे यहाँ से जाने भी नहीं देगा। और फिर तभी निर्भय ने भी कहा कि अरे बता देना दक्ष, तेरी हेल्प ही कर देगा वो, और क्या तुझे कोई मार थोड़ी ना डालेगा, वैसे भी संकल्प की हेल्प ही कर रहा है ना, बता ना संकल्प को क्या हुआ। इतना कहकर निर्भय ने भी संकल्प को देखा तो संकल्प को भी एकदम से हंसी आ गई थी, क्योंकि उसे तो वो वक्त याद आ गया था कि जब वो निर्भय को लेकर किसी के घर गया था और निर्भय का दिल भी तुड़वा कर वहां से वापस लेकर आ गया था। उसे देखकर वो अभी धीरे ही धीरे मन ही मन हंस रहा था। निर्भय को भी संकल्प को हंसते हुए देखकर गुस्सा आ रहा था। संकल्प भी हंसते हुए बोलता है कि देख हेल्प तो करता हूँ ना, अब अलग बात है कि किसी की हेल्प सही हो जाती है और किसी की हेल्प गलत हो जाती है, पर मैं क्या करूँ। पर दक्ष हम तेरी सही सही हेल्प करेंगे, बता हमें कि आखिर सच क्या है, अब बता कि तू यहाँ पर क्यों आया था, क्या काम था तेरा यहाँ पर। तो दक्ष ने भी दिया के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यार वो घर देख रहा है ना, उसमें एक लड़की रहती है, दिया, दिया नाम है उस लड़की का, मैं उसे 3-4 साल से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन आज तक। तभी संकल्प बीच में बोलता है कि तू अभी तक कह नहीं पाया। अरे यार मैं कह देता हूँ ना, तेरा भाई किस लिए है। संकल्प ने भी दक्ष की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा कि दक्ष ने भी फिर गुस्से में संकल्प के गाल पर हल्का सा मारते हुए कहा कि अरे यार अबे चुप हो जाना, तू पूरी बात तो सुन ले पहले। तो संकल्प बोलता है कि बात पूरी बात बता। दक्ष ने भी अभी संकल्प की तरफ देखते हुए कहा कि अरे यार मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं कितनी बार उसे प्रपोज भी कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करती है, वो मुझे कोई भाव ही नहीं देती है। उसका कॉलेज अभी चल रहा है और मेरा ख़त्म हो गया है ना कॉलेज, जब उसे देखने का मेरा मन करता है ना तो कॉलेज चला जाता था, लेकिन सुना है कि 4-5 दिनों से वो कॉलेज भी नहीं जा रही है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, इसीलिए उसे देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गया था। तो ठीक तो है ना, मैं पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे के घर पर कैसे जाऊँ, कैसे उसे देखूँ, कैसे उससे बात करूँ, ऊपर से उसे के
बूढ़े को देख रहा है ना, तू जो वहाँ पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है वो मेरा होने वाला ससुर है। उसने घर का एक अलग ही नियम बना रखा है कि लव मैरिज नहीं करनी है। तू ही बता कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो ना एक बीच में ही आकर फंस चुका हूँ, उसे देख सकता नहीं हूँ और वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती नहीं है। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है जो मैं उससे बात करके उसका हालचाल तक पूछ लूँ। तभी बीच में निर्भय अचानक से बोल पड़ता है कि ये वही लड़की है ना जो निशा के साथ तेरे बर्थडे पार्टी पर आई थी, है ना? वो वही लड़की है ना? तो दक्ष ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर बड़े ही स्टाइल से आंखों में हल्का से शर्म के साथ गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तूने। तभी संकल्प ने भी दक्ष के गालों को खींचते हुए प्यार से कहा कि आए हाय, शर्म आ गया, शर्मा गया, शर्मा गया। स्नो वाइट का भाई भी शर्मा गया, क्या बात है? तो दक्ष ने भी अब इन संकल्प का हाथ अपने गालों से हटाया और बोलता है कि अबे अबे चल ना, साइड हो जा अब तू। अब बता, कर सकता है तू मेरा कोई भी जुगाड़, मेरी हेल्प कर सकता है तो बता मुझे, नहीं तो जल्दी से निकल यहाँ से। तो संकल्प भी अब स्टाइल मारते हुए बोलता है कि अरे समझ ले कि हम तेरा जुगाड़ करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इस घर में बड़ी माँ मसाले पिसवाती है ना, और हम वही पिसवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। चल मसाले भी पिसवा लेंगे और फिर भाभी से भी मिल लेंगे। अब तो हमारा जुगाड़ अपने आप ही बन गया है। इसी के साथ तीनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।